हेलो स्टूडेंट्स। ADEO, जी हाँ, एक बहुप्रशिक्षित एग्जाम जिसकी रोजाना हर एक विद्यार्थी जिस किसी ने भी इस ADO का फॉर्म भरा है वह बड़े ही शिद्दत से इसका इंतजार कर रहा है कि एग्जाम जो 15 जून को होने वाला है वो आखिर किस तरीके से जाएगा, मैं अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करूं। और हाँ, आपकी इसी आशाओं को और भी सुदृढ़ करने के लिए सुराज IAS के इस एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं क्रांति ठाकुर आपको आज ग्रामीण विकास से संबंधित सभी योजनाओं को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। और यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सरकार के सभी संबंधित आंकड़ों को लिया जाएगा जो कि इस ग्रामीण विकास की योजनाओं को लेकर के हैं। जैसे कि आज के इस प्रश्नों में मैं आपको भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, भारत सरकार की अपनी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दिया गया रिपोर्ट 2023-24 और इस वीडियो में जो प्रश्न लाए गए हैं उसी प्रश्नों में न केवल करंट अफेयर के जैसे कि छत्तीसगढ़ को लेकर के अगर मैं बात करूं तो DPRCG से करंट अफेयर की भी कुछ चीजों को लिया गया है ताकि आंकड़ों से आप बिल्कुल भी खुद को अपडेट कर सकें। और कुछ आंकड़े मैं डायरेक्ट PIB न्यूज से भी लिया हूं। यहां पर आपको वर्तमान एनुअल रिपोर्ट को भी बताया जाएगा। जैसे कि उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो मनरेगा आपने सुना ही होगा, 2005 का अधिनियम जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण भाइयों को जो 18 वर्ष से अधिक है उन्हें हम जॉब देने की बात करते हैं। तो उनका भी जो एनुअल मास्टर प्लान आया है उसे भी लेकर के मैं यहाँ पर बात करूंगा। मैं आज के इन प्रश्नों में आपको नाबार्ड के दिए हुए तथ्यों की भी बात करूंगा जो इसमें समाया हुआ है। जैसे कि हम जब बात करेंगे वित्त पोषण की तो उस वित्त पोषण में कितना कुछ बंटवारा हुआ है केंद्र सरकार को लेकर के, राज्य सरकार को लेकर के, यहाँ तक कि नाबार्ड का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपको पता ही है। क्योंकि नाबार्ड जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करता है, वित्त पोषण करता है। आज उन्हें भी लिया जाएगा, मतलब उनके आंकड़ों की भी यहां पर बात की जाएगी। तो ऐसे तमाम जो सरकारी आंकड़े हैं उन सभी का समावेश करके आज मैंने लगभग 30 प्रश्नों का यह संग्रह लाया हूं जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आगामी परीक्षा को लेकर के। तो विद्यार्थियों चलिए अब ज्यादा लेट ना करें या विलंब ना करें, शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस प्रश्न की श्रृंखला की ADO के आने वाले एग्जाम को लक्ष्य बना करके। तो ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अब देखते हैं। यहां पर पहला प्रश्न क्या दे रहा है, यहां देखिए आप। पहला प्रश्न सी ये कह रहा है कि मनरेगा योजना से संबंधित निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। अब तीन आपके पास दिए गए हैं, यहां पर देखिए 1 2 3 और उससे संबंधित 4 विकल्प हैं। अब हमें देखना है ये जो जोड़ा बनाया गया है इनमें से कौन सा सही है। तो आपको पता ही है जब हम मनरेगा योजना की बात करते हैं, मनरेगा योजना मतलब कि वर्ष 2005 में यह अधिसूचित हुआ और 2006 से संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया था। और जब लागू किया गया तो 3 चरणों में किया गया। उन्हीं 3 चरणों को लेकर के यह प्रश्न बनाया गया है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो प्रथम चरण के सम्मुख दिया गया है 2 फरवरी 2006, ये दिनांक है जब यह प्रथम चरण शुरुआत हुआ, ऐसा प्रश्न कह रहा है। और तब संपूर्ण देश में इसने 200 जिलों को कवर किया था। तो यह जो स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। हाँ, तो ये स्टेटमेंट जो आपका हुआ वो सही हुआ। चलिए सेकंड बोल रहा है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के लिए जो डेट दिया गया 1 अप्रैल 2007 को इसकी शुरुआत की गई और उस वक्त लगभग 130 जिले को लिया गया था। तो द्वितीय चरण भी हमारा बिल्कुल सही है। तृतीय चरण की अगर बात करें तो फिर ये 1 वर्ष बाद पश्चात होता है, मतलब 2007 के बाद जो अगला वर्ष आएगा वो है 2008, लेकिन जो माह रहेगा वो वही है 1 अप्रैल 2008। तो 1 अप्रैल 2008 में शेष जिले कवर किया गया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपके पास यह जो प्रश्न दिया गया है मनरेगा योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो देखिए आपके पास 1 2 और 3 तीनों ही सही हैं। 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। अब अगर आप विकल्प सी के साथ जाओगे तो विकल्प सी जो है वो आपके पास एग्जैक्ट आपके आंसर के अकॉर्डिंग ही हमें मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूं कि आप
मेरे द्वारा यहाँ पे जो प्रश्न लाए गए हैं उसे बेहतर तरीके से उसकी तैयारी कर लीजिएगा, और भी कई शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है अन्यत्र स्थानों पर वह भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे ना छोड़िएगा, है ना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह सीरीज अगर बेहतर लग रही है तो कल फिर मैं आपको जैसे ये ग्रामीण से संबंधित विकास वाली योजनाओं को लेकर के आया हूं, मैं आजीविका को लेकर के आऊंगा, लेकिन आपके कमेंट पाने के बाद ही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई मनरेगा अधिनियम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए जब कभी अगर आपके पास इस तरीके का स्टेटमेंट आए तो आप इसे हाईलाइट कर लिया करो। क्यों? क्योंकि एग्जाम के वक्त हमारे पास वैसे ही काफी टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है, कई बार हम असत्य को पढ़ नहीं पाते, हम सत्य के साथ चले जाते हैं और हमारा जो प्रश्न है वो आते हुए भी हमसे गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो चलो फिलहाल हमें असत्य कथनों को चुनना है। आपके पास ए, बी, सी और डी 4 विकल्प दिए गए, 4 में से कोई एक जो रहेगा वो आपका सत्य होगा। फिलहाल बात करते हैं विकल्प ए की। विकल्प ए में अगर हम जाते हैं तो कह रहा है प्रति परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार। अब देखो वित्तीय वर्ष की अगर बात किया जाए तो विद्यार्थियों आपको पता ही है कि वो जैसे कि 1 अप्रैल 2025 से अगर शुरुआत होता है तो अगले वर्ष 2026 के 31 मार्च तक आप जाते हो, वो एक वित्तीय वर्ष होता है। और आपको पता ही है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर कम से कम 100 दिनों के कार्य देने की बात तो करता ही, कम से कम 100 दिनों के कार्यों की। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर 50 दिन एक्स्ट्रा भी बताया गया, वो हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल आपके पास जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन हमें जो चुनना है वो क्या, गलत, जो रॉन्ग होगा उसकी बात कर रहा है ना। मैं बी विकल्प बाद में पढ़ता हूं, फिलहाल सी और डी की बात कर लेता हूं। सी में अगर हम बात करें तो योजना को केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से राज्य सरकार लागू करेगी। तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जो मनरेगा है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है संपूर्ण देश में, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं जो 18+ उम्र कर चुके हैं, हम उन्हें जॉब देना चाहते हैं, वो भी कैसा, अकुशल कार्य, ताकि उनकी आजीविका में एक बेहतर सुधार हो। इस उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने इसे शुरुआत किया है ना, ये बात आपको पता ही है। और यह राज्य सरकार के सहयोग से ही कार्य होता है। जैसे कि उदाहरण की अगर मैं बात कर दूं तो आपको पता ही होगा कि किसी ग्राम पंचायत में अगर मनरेगा योजना के अंतर्गत मुझे कोई कार्य करवाना है, जैसे कि मुझे कुआं, जैसे कि मान लीजिए तालाब खुदवाना है, तालाब पानी जमा होना चाहिए इसलिए मैं गड्ढा खुदवाना चाहता हूं, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्य दिया जाएगा ग्रामवासियों को, है ना। अब यहाँ देखिए जब वो ग्रामवासियों को दे रहे थे, उदाहरण में देना चाहता हूँ, तो आपको पता ही है हमारे छत्तीसगढ़ में जो एक्स्ट्रा 50 दिन का कार्य दिलवाया जाता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा 50 दिन का कार्य के पैसे कौन देता है, तो वो हमारी राज्य सरकार देती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात यहाँ पे कहूँ कि योजना को केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है, तो यह भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। डी की अगर हम बात करें तो डी कह रहा है, यहाँ देखें, योजना के क्रियान्वयन की मौलिक इकाई ग्राम पंचायत होगी, है ना। और बी में भी चलते हैं। बी क्या कह रहा है, 1/3 महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता। अब यहाँ देखिए ये जो बी स्टेटमेंट है ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ये जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं में यह कहा गया है कि महिलाओं को आप सुदृढ़ करना चाहते हो आर्थिक तौर पर। अब आर्थिक तौर पर अगर आप उन्हें सुदृढ़ करना चाहते हो तो आपको उनको जॉब देना पड़ेगा। आप जॉब कैसे दोगे भाई? अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आप उन्हें एक बेहतर विकल्प नहीं दोगे जॉब पाने का, तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर तो हो नहीं सकती। इसलिए महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात करते हैं, वो भी कितना, 1/3 महिलाओं को। तो हमारा बी स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। भाई ये 3 स्टेटमेंट सही हो गए, लेकिन हमको तो गलत वाला चुनना था। तो गलत कौन सा है? यहाँ देखें, योजना के क्रियान्वयन की मौलिक इकाई ग्राम पंचायत। अब भाई ग्राम पंचायत को मौलिक इकाई बोल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि मनरेगा का अगर मुझे क्रियान्वयन करना है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से जॉब दिलवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मौलिक इकाई ग्राम पंचायत नहीं है, मौलिक इकाई जो है वो जनपद पंचायत को लिया गया। आप इसे ध्यान देंगे तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो रॉन्ग है वही आपका आंसर है, क्योंकि हमको चुनने क्या बोला था, हमको तो असत्य चुनने नहीं बोला है। इसलिए आप किसके साथ जाओगे? आप डी के साथ जाओगे। इज दिस क्लियर? चलो ये क्लियर हो गया। फिलहाल आगे बढ़ते बेटा, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉब कार्ड से संबंधित प्रश्न है हमारे पास, है ना। अब जॉब कार्ड क्या कहते हैं, यहां देखो, जॉब कार्ड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहले तो मैं जॉब कार्ड के बारे में ही बता देता हूं
अब आपको पता ही होगा जैसे कि मनरेगा के अंतर्गत अगर आप कार्य प्राप्त करना चाहते हो और आप किसी ग्राम के निवासी हो और आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, मतलब आप वयस्क हो भाई, वयस्क हो। अब वयस्क हो तो आपको जॉब चाहिए, आपके पास तो जॉब है नहीं, लेकिन आप अकुशल कार्य करने की इच्छुक हो। तो अब आप क्या करोगे, आप अपना नाम या अपने परिवारों के साथ सबका नाम एक साथ अटैच करवा सकते हो, एक आवेदन भरना पड़ेगा। ठीक, कहाँ जाओगे आप, ग्राम पंचायत में जाओगे। तो ग्राम पंचायत में आपकी हेल्प करने के लिए वहां पर ग्राम सहायक भी होते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ग्राम पंचायत में आपने गए, आपने फॉर्म भरा कि भाई आपको जॉब चाहिए, तो आपको जॉब चाहिए, इसलिए जो आपने आवेदन भरा उसकी रेस्पेक्ट में फिर आपको ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्ड डलवाया जाता है, जिसे जॉब कार्ड कहा जाता है। ठीक है, अब इस जॉब कार्ड के मिलने पर ऐसा होगा कि यदि आपने आवेदन भर रखा है और आपको जॉब चाहिए तो आपको सूचित भी किया जाता है भाई। हाँ, जॉब कार्य करना नहीं करना वो आपके ऊपर है ना, सूचना जरूर मिलेगा और आपको जॉब दिलवाया जाएगा। तो वो जॉब कार्ड है जिसमें आपका नाम रहेगा और भी बहुत कुछ जिसमें जानकारी होती है। तो फिलहाल प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोला कौन सा कथन असत्य है। दो स्टेटमेंट हमारे पास दिए गए हैं और उसके आधार पर यहाँ पर 4 विकल्पों का हमें चयन करना है, उनमें से कोई एक विकल्प, है ना। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है ग्राम पंचायत आवेदन प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी करेगा। अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि जॉब कार्ड जारी करने का जो एक अधिकार है वो ग्राम पंचायत को दिया गया है, लेकिन याद रखेंगे जब आप आवेदन भर देते हो एक वयस्क सदस्य के तौर पर तो 15 दिनों के भीतर उन्हें देना होता है, जबकि यहाँ दिया क्या है 10 दिनों के भीतर। तो भाई आपका ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। सेकंड देखते हैं, नियमित आधार पर कार्यों की मांग न किए जाने पर जॉब कार्ड रद्द नहीं किया जाता। देखो क्या बोल रहा है, जॉब कार्ड रद्द नहीं किया जाता। अब इसका मतलब क्या, पहले मैं क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आप एक किसी भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो ग्राम आता है उस ग्राम के आप निवासी हो और आप वयस्क भी हो, आपने जॉब कार्ड भी बना लिया, लेकिन आप जॉब मांग नहीं रहे हो, आप अपने घर में इनएक्टिव बैठे हो, सक्रिय नहीं हो, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं होता कि अब हम आपके जॉब कार्ड को कैंसिल कर देंगे। भाई आपका जॉब कार्ड जो है वो कैंसिल नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि नियमित आधार पर कार्यों की मांग अगर आप नहीं कर तो आपका जॉब कार्ड कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं। जॉब कार्ड अगर कैंसिल करना है तो उसके कई और आयाम है, जैसे कि अगर आपने गलत दस्तावेजों को दिया आपने जॉब कार्ड बनाने के लिए तो कैंसिल हो जाएगा। आप आज वर्तमान में जिस ग्राम पंचायत में रह रहे थे और आपने उससे संबंधित जॉब कार्ड बनाया था, लेकिन भविष्य में अगर आप कोई ग्राम पंचायत में कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाते हो, दूसरे गांव में जाकर रह रहे हो और वहां की ग्राम पंचायत अलग है, तो उसके आधार पर वहां पे जॉब कार्ड बनाया जाएगा, तो यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप आज तक गांव में रहते थे लेकिन अचानक उसका सुदृढ़ीकरण हुआ, वो अपग्रेडेशन की ओर चले गया, अब वो नगर पालिका या नगर निगम में आ गया, तो भी आपका जॉब कार्ड कैंसिल हो जाएगा। ये रद्द करने की कुछ उसमें आधार दिए गए हैं, लेकिन ये एक आधार नहीं कि आप जॉब मांग रहे हो तो आपका रद्द कर दिया जाएगा, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो सही है, स्टेटमेंट सही है। हमको चुनने ने क्या बोला, कौन सा कथन असत्य है। तो अब आप बताओ, अगर आप मेरे स्थान पे रहते तो आप किसे सेलेक्ट करते, किसे सेलेक्ट करते। भाई आपके पास केवल एक यही तो स्टेटमेंट आता ना, दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया भाई, आगे बढ़ो फिलहाल में, चलो नेक्स्ट। ये लीजिए प्रश्न क्रमांक 4, क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित सही है, कौन सा सही है वो आपको चुनना है। किससे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित 3 स्टेटमेंट हमारे पास दिए गए। पहला कह रहा है ऐसी बसावट जिसे पहले अच्छी 12मासी सड़क संपर्क मुहैया कराई गई थी, सड़क की वर्तमान स्थिति खराब होने पर भी इसके लिए वो पात्र नहीं होगा। अब देखिए आपने जब योजना का अध्ययन किया होगा तो आपको ये पता तो होगा ही कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हम 12मासी सड़कों से संपर्क करवाते हैं जो पहुंच विहीन क्षेत्र है, ताकि उन्हें बुनियादी चीजों की
जो जरूरत की चीजें होती है, बुनियादी चीजें होती है, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, विद्युत तक पहुंच होता है, एक बेहतर बाजार तक पहुंच होता है इत्यादि, वो आप मुहैया करवा सको, है ना, यही है इसके पीछे कारण। लेकिन अब आप देखिए, आपके पास अगर कोई पहले से कोई बसावट थी जहां पे हमने 12 सड़क पहले से दे दी थी, लेकिन आज वर्तमान में उसकी स्थिति खराब हो गई, तो ऐसे सड़क, ऐसे वाले एरिया को जोड़ने के लिए वो नहीं बोल रहा है भाई, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट बोला है कि सड़क की वर्तमान स्थिति खराब होने पर भी यह इसके पात्र नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये पात्र की गिनती में नहीं आएगा भाई। और हमको चुनने भी क्या बोला है, यहां देखिए ना, चुनने क्या बोला है, सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको मिल गया ना। सेकंड की अगर बात किया जाए, देखो क्या कह रहा है, इस योजना के लिए इकाई राजस्व गांव होगा। अब यहां देखो, इकाई किसे बोल रहा है, राजस्व गांव। जब आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अध्ययन करते हो तो आपने पढ़ा ही होगा कि वहां कहीं भी राजस्व ग्राम, वन ग्राम ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, उसने लिखा हुआ है सिर्फ ऐसी बसावटों के लेकर के बात करा है। और बसावट मतलब क्या होता है भाई, एक भौगोलिक क्षेत्रफल में कोई निश्चित संख्या में वहां के लोग जो रह रहे होंगे उसके आधार पर बोला गया है। और यहाँ पे तो कोई एक गांव क्यों बोल रहा है, इसलिए जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आप इसे नहीं लोगे, क्योंकि हमको तो सही चुनना है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो यहां देखो क्या बोल रहा है, मैदानी सामान्य क्षेत्रों में 250 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले पात्र होंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैदानी क्षेत्र है बोल रहा है, मैदानी क्षेत्र या सामान्य क्षेत्र है। तो जब आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जाते हो तो आपको पता होगा कि मैदानी या सामान्य क्षेत्रों में जो आबादी है वहां पर 500 प्लस की बात की गई है, 500, और इसने क्या बोल दिया 250, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब कि आपके पास कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल एक। तो आप किस विकल्प के साथ जाओगे, चलो बताओ, आप जाओगे विकल्प ए के साथ। क्लियर हुआ, यू हैव टू गो विद 1A। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है भाई अगला प्रश्न, यहां देखते हैं, चलिए प्रश्न पढ़िए। सीईओ जनपद पंचायत ग्राम पंचायत वार सामाजिक अंकेक्षण दल को निम्न में से क्या निशुल्क उपलब्ध कराएगा। कौन सीईओ, जनपद पंचायत का सीईओ क्या उपलब्ध कराएगा। 3 यहां पर आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये 4 विकल्प हैं। तो देखिए, सामाजिक अंकेक्षण की अगर मैं बात करूं तो जिसे आप इंग्लिश में सोशल ऑडिट कहते हो, आप इसे ही सामाजिक लेखा परीक्षा कहते हो, जिसे मैं यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण कह रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सामाजिक लेखा परीक्षा आप कह देते हो भाई, आप इसे सोशल ऑडिट कह देते हो, आप इसे सामाजिक अंकेक्षण कह देते हो, ऑल आर सेम। ओके, चलो। अब जनपद पंचायत के सीईओ का क्या कार्य है यहाँ पर, वो सामाजिक अंकेक्षण को क्या देगा। सामाजिक अंकेक्षण का तो काम यही है ना कि आपने, अगर उदाहरण की मैं बात करूं कि भाई आप ग्राम पंचायत हो और ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा का कार्य संपन्न करवाना था, क्रियान्वयन करवाना था, याद करिए। और मनरेगा के अंतर्गत जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप कहीं पर कोई गड्ढा खोदवा रहे हो ताकि बारिश के वक्त वहां पर तालाब का निर्माण हो सके, ये आप करवा रहे हो ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत। आपने किसे काम दिया, आपने ग्रामवासियों को काम दे दिया। अब भाई आपने ग्रामवासियों को काम दे दिया और काम हो भी गया, लेकिन पारदर्शिता लाने के लिए सोशल ऑडिट किया जाता है या सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, जिसके लिए ग्राम सभा को वहां पे अधिकार दिया गया है, ये भी आप जानते हो भाई, है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जवाबदेहिता बढ़े, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, पारदर्शिता आए, लोकतंत्र मजबूत हो, ये सब उद्देश्य है। तो इन सब के लिए भाई सीईओ जनपद अब उस सामाजिक अंकेक्षण को क्या क्या प्रोवाइड करेगा। तो पहला बोल रहा है ग्राम सभा का अनुमोदन, तो बिल्कुल बात सही है, क्या देगा वो, ग्राम सभा का अनुमोदन, पहला पॉइंट आप ले लीजिए भाई। सेकंड की अगर हम बात करें, देखिए क्या बोल रहा है, तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति, ये भी बात बिल्कुल सही है भाई, ये भी देगा। और तीसरा, जितने भी कुछ सामग्री खरीदे गए हैं तो उससे संबंधित जो बिल और वाउचर है वो भी प्रतियां देने की बात करता है। मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो किसके साथ जाओगे बताओ ना। डी फॉर डॉग विल बी योर आंसर, एम आई राइट माय डियर। तो क्या आ जाएगा, डी फॉर डॉग इज योर आंसर। क्लियर हुआ,
प्यारे बच्चों देखो, आप लोग मुझे रिप्लाई जरूर करिएगा, आपके कमेंट आएंगे ना तो ही मैं आपको इसके बाद ग्रामीण संबंधित योजनाएं तो आज ला लिया, ग्रामीण विकास का आजीविका का लेकर के आऊंगा, कमेंट जरूर करिएगा, है ना। बिल्कुल संपूर्ण नए प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो संभावनाएं है जिसकी पूछने की। यहाँ देखिए, और हाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो काफी महत्वपूर्ण हो ही जाता है, फिर बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा पता चलती है ना। देखिए क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क की गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले तो आप इसे हाईलाइट कर लो, कौन सा कथन सत्य है। फिर बोल रहा है गुणवत्ता नियंत्रण के लिए इससे संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। अब आपको पता ही होगा, जब हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अगर बात करें तो निर्मित किसी सड़क का गुणवत्ता नियंत्रण करना है तो 3 स्तरों पर होता है। विद इन द स्टेट अगर मैं बात करूं तो एक जिला स्तर पर होगा और एक राज्य स्तर पर होगा, और जब इन दोनों में गुणवत्ता नियंत्रण चेक कर लिया जाता है तो राष्ट्रीय स्तर पर जाता है बेटा, इतना हम जानते हैं। चलो 1 2 3 अब हम पढ़ लेते हैं। पहला बोल रहा है प्रथम स्तर जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई इसके लिए जवाबदेह है, तो भाई पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक। सेकंड, अब आपके पास क्या हो रहा है, द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर स्वतंत्र रूप से राज्य गुणवत्ता समीक्षक, यहां देखो यहाँ पे राज्य गुणवत्ता समीक्षक है, जिला स्तर पे परियोजना क्रियान्वयन इकाई के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पर राज्य गुणवत्ता समीक्षक, तो द्वितीय भी सही हो गया। तृतीय राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र समीक्षा हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक यहाँ पे चेक करेगा बेटा, तो वो भी क्या है, सही है आपके पास, तो तृतीय भी सही हो गया। तो तीनों स्टेटमेंट सही है भाई, यहाँ पे तो तीनों स्टेटमेंट। चुनने भी क्या बोला है, कौन सा कथन सत्य है, और कौन सा कथन सत्य है की बात कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं विकल्प हमारे पास क्या हमारे अकॉर्डिंग आया है, जो हमने आंसर बनाया है उसको भी देख लेते हैं बेटा। यहाँ देखिए, डी फॉर डॉग क्लियरली आपको दिख गया भाई, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। 1 2 और 3 आप इसको आंसर ले लेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई अगला प्रश्न, ये लीजिए, यहां देखो, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा पक्ष निहित है। अब देखिए यहां पर 4 विकल्प दिया गया है, प्रक्रिया, कार्य निष्पादन, वित्तीय लेखा। ये बोल रहा है प्रक्रिया, न्याय संबंधी, वित्तीय लेखा। चौथा बोल रहा है प्रक्रिया, कार्य निष्पादन और न्याय संबंधी, और सी बोल रहा है प्रक्रिया, कार्य निष्पादन, वित्तीय लेखा और न्याय संबंधी। सो सी विल बी योर आंसर, इट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट। ये इसका एक्चुअल में प्रोसेस होता है भाई, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिलहाल, यहां देखिए, सामाजिक अंकेक्षण के क्या लाभ है, लाभ बोल रहे हैं, तो 4 स्टेटमेंट दिए गए, चलो चारों को हम पढ़ लेते हैं। सामाजिक अंकेक्षण क्यों किया जाता है, मैंने भी थोड़ा देर पहले ही तो बताया भाई, अगर आप ग्राम सभा के द्वारा करवाना चाह रहे हो, ग्राम पंचायत ने जो मनरेगा का कार्य करवाया था, तो इससे होता क्या है, जवाबदेहिता बढ़ती है, राज्य सरकार का एक बेहतर छवि बनता है भाई, ट्रांसपेरेंसी आती है, किसी प्रकार का कदाचार नहीं हो रहा है, ये भी आप चेक कर लेते हो। बस उसी से संबंधित यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आने चाहिए। तो चलो पढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ देखो, पहला बोल रहा है सहभागी प्रजातंत्र मजबूत होगा, सही है, क्यों। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो आप ग्राम सभा को सशक्त बनाते हो कि वो क्या कर सके, सोशल ऑडिट कर सके, सामाजिक लेखा परीक्षा को आयोजित कर सके। सेकंड, समुदाय के अंदर कार्यों के प्रति अपनत्व विकसित होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पारदर्शिता है, यहाँ किसी प्रकार का कोई कदाचार हो ही नहीं रहा है ना। तृतीय, समुदाय के प्रति राज्य उत्तरदायी होगा, होगा ही, क्योंकि आप तो वहां पे सोशल ऑडिट कर रहे हो, द स्टेट हैव टू गिव द आंसर, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। फिर संगठन की वैधानिक स्थिति निर्मित होगी, बिल्कुल बात सही है, वैधानिक स्थिति निर्मित होगी ही, क्योंकि सोशल ऑडिट हो रहा है। तो भाई चारों ही स्टेटमेंट आपका सही है, अब चारों स्टेटमेंट सही है यार, तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या सही आ रहा है। कोई एक ऑप्शन ऐसा आना चाहिए कि 1 2 3 और 4। चलो यहाँ देखिए, ये देखिए डी फॉर डॉग दिया गया है, 1 2 3 और 4, तो आप किसके साथ जाओगे, डी डॉग के साथ। नेक्स्ट, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सामाजिक अंकेक्षण से पूर्व की तैयारी में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया। ये काफी महत्वपूर्ण है भैया, ये देखो, नहीं किया गया किसमें, सामाजिक अंकेक्षण से पूर्व की तैयारी में। पूर्व मतलब कि अभी सोशल ऑडिट हुआ ही नहीं है, आप सोशल ऑडिट करवाना चाहते हो ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम पंचायत के किए गए
मनरेगा के कार्यान्वयन में, तो उससे पहले आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, उनमें निम्न में शामिल नहीं किया जाता, नहीं बोल रहा है, नहीं किया जाता, ऐसा बोला है, नहीं किया जाता। चलो देखते हैं। पहला बोल रहा है एजेंडा की घोषणा कम से कम 1 माह पहले। भाई ये बात बिल्कुल सही है, एजेंडा तो आपको बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा 1 माह पूर्व। सेकंड, प्रचार जो है वो पर्याप्त और उचित ढंग से किया जाए। हाँ, तभी तो भाई वहां पर ग्राम के जो निवासी हैं, ग्राम सभा के जो लोग हैं, जो ऑडिट करने आएंगे भाई, वो तभी तो सम्मिलित हो पाएंगे ना जी। चौरासी, अभिलेख कम से कम 10 दिन पूर्व ग्राम पंचायत में उपलब्ध रहे। अब भैया ये रॉन्ग है यार, 10 दिन पूर्व नहीं, 15 दिन पूर्व होना चाहिए, ताकि जब आप ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड्स को उपस्थित करा देते हो तो वहां के लोग उसे पढ़ सके। यह है इसके पीछे कारण। नेक्स्ट बोल रहा है बैठक स्थान समय की घोषणा सुनिश्चित किया जाने। ये तो आवश्यक है ना भाई, ये तो आवश्यक है, करवाना ही पड़ेगा। कौन सा नहीं, सी जो है वो रॉन्ग है, और हमको बोला गया शामिल नहीं किया जाएगा। तो किस ऑप्शन के साथ जाओगे आप ही बताओ ना, सी विल बी योर आंसर और नॉट? एम आई राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। देखो बेटा कमेंट जरूर करिएगा, आपकी कमेंट अगर मिलते हैं ना तो हमारा कार्य जो होता है वो सार्थक होता है। और सार्थक अगर कार्य हो जाए तो एक अंदर से मजा आता है कि हम ना आप लोगों को और बेहतर से बेहतर प्रश्न ला करके दे। आप लोगों की अगर हेल्प हो जाती है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो भाई इससे बेहतर हम शिक्षकों के लिए और क्या होगा, है ना। चलो अब बात कर ले फिलहाल यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। भाई अब आपके पास फिर से 3 कथन दिए गए और बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं बेटा, जब कभी ऐसा है ना तो आप हाईलाइट कर लिया करो, सत्य कथन हमें चुनना है। फिलहाल पढ़ ले हम क्या बोल रहे हैं। पहला बोल रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 में राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 15 जून 2005 में ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। दूसरा बोल रहा है सूचना के अधिकार का उद्देश्य समाज की महिलाओं को सशक्त करना। अब भाई ये उद्देश्य तो रॉन्ग है यार, क्योंकि समाज की महिलाओं को सशक्त करना, या फिर कई बार ऐसा लिख देता है कि कमजोर वर्गों को सशक्त करना, तो ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। इस सूचना के अधिकार का उद्देश्य अगर आप देखोगे तो इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था, जैसे कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, उसके अंतर्गत ही इसे लिया गया है। और तो और कोर्ट का यह भी फैसला आया है कि आपको जो एक मौलिक अधिकार एक और दिया गया है, अनुच्छेद 19, जिसमें वाक स्वतंत्रता है बेटा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंतर्गत भी लिया गया, ताकि आपको भली भांति सूचित किया जाना चाहिए कि सरकार के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। इट्स योर फंडामेंटल राइट्स, अ काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 के तहत, 19(1) के तहत और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत इसे बोल दिया कि ये उसके अंतर्गत है, इम्प्लीसिट है, छुपा हुआ है। फिर ऐसी है क्या बताओ, छोटी बात थोड़ी ना यार, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार अधिनियम की उद्देशिका में लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। अब देखो लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता की बात की गई तो बात बिल्कुल सही है। भाई लोकतंत्र में होता क्या, आप मुझे बताओ। द पावर इज गिवन टू द पीपल, बात सही है। हमें शक्ति प्रदान होती है ना एक आम जनता को। अब जब आप सूचना का अधिकार दे रहे हो, अगेन यू आर प्रोवाइडिंग अ पावर टू द ग्राउंड लेवल पीपल और नॉट। भाई आप ही मुझे बताइए, जो निचले तबके के लोगों को आप शक्ति प्रदान कर रहे हो ना, कि वो सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का सूचना ले सके, फिर तो लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता स्थापित होगी ना भाई। तो आपका तीसरा भी सही है। कथन सत्य है बोला था तो किसे चुनोगे यार, अब आप ही लोग बताओ स्टेटमेंट 1 और 3। चलो तो देख लो मैं 1 और 3 कौन सा आ रहा है। नाउ मूविंग टू द ऑप्शन 1 और 3। यहां देखो बेटा बी आ गया ना, यहाँ पे बी 1 और 3 आ गया, बी 1 और 3 ठीक, सिलेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहां देखिए क्या कह रहा है।
ये कह रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना संबंधित है। इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? अब यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं, पांचों पॉइंट पहले हम पढ़ लेते हैं। मत, हाँ मत जो है सूचना के अंतर्गत है भाई। वैसे ही सलाह, अगर आप किसी को ओपिनियन दे रहे हो तो ये भी आएगा बेटा। परिपत्र मतलब कि सर्कुलर को भी लिया जाता है। लॉग बुक इसे भी लिया जाता है। संविदा, कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी लिया जाएगा बेटा। और अगर इसके स्थान पे ईमेल रहता तो क्या ईमेल लेते? बिल्कुल लेते, ईमेल भी आप लेते हैं, बिल्कुल लेना ही पड़ता आपको, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब सूचना के अंतर्गत आएगा बेटा। तो पांचों आ रहा है ना, पांचों। तो डी देख लीजिए, 1 2 3 4 व 5, डी ऑप्शन। 1 2 3 4 और 5 ले लीजिए आप इसे। हो गया भाई आपका सॉल्व। चलो ज्यादा नहीं सोचना बेटा। आगे का क्वेश्चन देखें। चलो बात आ गई। खुले में शौच से मुक्त मतलब कि ओपन डेफिकेशन फ्री की बात करें, या ओपन डेफिकेशन फ्रीडम यहाँ पे बोल रहा है। फ्रीडम तो वैसे स्वतंत्रता हो जाती है, मुक्ति भी आप ले रहे हो। तो यहाँ पे ओडीएफ शौच से मुक्ति की बात करो को परिभाषित किया गया है। अब ओपन डेफिकेशन तो भाई ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लिया जाएगा। आपको पता ही होगा कि विशेष तौर पर अगर मैं ग्रामीण भाइयों की अगर मैं बात कर दूं तो वो घर में शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय ना होने पर, या व्यक्तिगत शौचालय कई बार होने की वजह से भी, क्योंकि वो उनकी प्रकृति में ही थी, वो घर के बाहर जा करके शौच किया करते थे। तो भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यह बात आ रही है कि भाई आपको बाहर में शौच नहीं करना है। उसका कारण आप देखोगे ना, महत्वपूर्ण कारण वो ये है बेटा, कई प्रकार की बीमारियों से फिर आप बचे जाते हो, कई प्रकार की। क्योंकि कई प्रकार के ओरल इन्फेक्शन हो जाता है, विशेष तौर पे बच्चों को डायरिया हो जाता है, ये सबसे समझा करो ना यार। भारत सरकार चला रही है बात, तो कोई ऐसी मामूली थोड़ी ना। कई लोग तो हंसी का पात्र बना दिए ओडीएफ। अरे भाई ये आप लोगों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा जो चलाया गया। अब खुले में शौच से मुक्त को परिभाषित उन्होंने कैसे किया? परिभाषित कर रहे हैं गांव में दिखाई देने वाला मल नहीं पाया जाना। तो भाई बिल्कुल बात सही है, मल नहीं पाया जाना चाहिए। दूसरा, घर हो, सार्वजनिक हो, सामुदायिक संस्थान हो, वहां पर अगर किसी प्रकार का मल है, गंदगी है, तो उसके निपटान की बेहतर सुरक्षित प्रौद्योगिकी उपयोग आप करो यार, वो होना चाहिए। तो भाई बी भी आपका क्या हो गया? सही हो गया। सी देखो, सुरक्षित प्रौद्योगिकी का विकल्प मतलब कि किसी प्रकार की दुर्गंध या अप्रिय स्थिति से मुक्ति होना चाहिए भाई। तो ये भी आपका सी क्या हो गया? सही हो गया। तो डी क्या आएगा? उपरोक्त सभी, ये सब के सब बेटा इसे परिभाषित करते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, आगे बढ़ते हैं। पहले इसे हटा दूं मैं। चलो बेटा यहां देखो, घबराना नहीं। क्या बोल रहा है देखो, 13वां प्रश्न पढ़िए जरा। मैं जरा गला गीला कर लेता हूं भाई। पढ़िए आप लोग, पढ़िए प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ लिए सब, पढ़ लिए ना। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण से संबंधित, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ देखो, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय मतलब ये होता है बेटा जो घरेलू शौचालय का निर्माण करते हैं ना, उसकी बात चल रही है। से संबंधित निम्न में असत्य कथन कौन सा है? यहाँ देखो, असत्य चुनना है। असत्य, असत्य कथन कौन सा है देख लें। पहला बोल रहा है 12,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि। तो ये तो बात भाई बिल्कुल सही है। देखो, जब से स्वच्छ भारत मिशन चालू है वो, और यहाँ तक कि आज वर्तमान तक भी 12,000 रुपए दिया जाता है। और यही तो एक कंट्रोवर्सी भी है ना। कई बार लोगों का ये कहना है भाई जब ये योजना शुरू हुआ था तब की बात, और आज वर्तमान में 2025 आप 12,000 ही दोगे, कहीं ना कहीं राशि आपको बढ़ानी चाहिए वर्तमान स्थितियों को देखते हुए। ये बात सही सुना होगा आपने, लेकिन फिलहाल हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो अलग मैटर होता है। 12,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है, बात सही है। नेक्स्ट फिर बोल रहे हैं
प्रोत्साहन राशि हेतु समस्त बीपीएल परिवार पात्र है। तो ये तो बात सही है भाई, प्रोत्साहन राशि किसे मिल रहा है? समस्त बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और बेटा एक चीज और याद रखना, बीपीएल तो है ही समस्त, लेकिन कुछ एपीएल परिवार के सदस्यों को भी लिया जाता है। वो कौन है बेटा? अगर उन एपीएल परिवारों की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि महिला मुखिया परिवार हो सकता है, या फिर SC ST जो हमारे भाई बंधु होते हैं उनका परिवार हो सकता है बेटा, या फिर ऐसे मजदूर जो भूमिहीन मजदूर है उनके परिवारों को लिया जा सकता है प्राथमिकता के आधार पर। ठीक है, तो समकक्ष है बीपीएल के, उन्हें लिया जा सकता है, वो विशेष तौर पे एपीएल परिवार के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब क्या बोल रहा है? स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? अब यहां देखो, ये जो बी ऑप्शन है ना, इसमें बोला केंद्र और राज्य का जो अंश है वो 75:25 है। भाई अगर मैं हकीकत बताऊं तो कई विद्यार्थी जो हमारे पास आते बोलते कि सर हमने ऐसा भी पढ़ा है कि इस 12,000 में 9,000 जो केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार जो है 3,000 देगी, ऐसा पढ़े। तो उसके हिसाब से सर 75 और 25 तो सही हो जाना चाहिए, क्योंकि 12,000 में 9,000 जो है वो केंद्र दे देगी और जो 3,000 है वो राज्य सरकार दे देगी, तो सर 75:25 हो गया, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। लेकिन बेटा यहाँ पर देखें, जो शौचालय को लेकर के इसका कोई विशेष आपको ऐसे आंकड़े नहीं प्राप्त होते कि 12,000 जो है केंद्र और राज्य के बीच ऐसा बटा हुआ है। हाँ ये बात एक अलग है भाई कि स्वच्छ भारत मिशन में ही अगर मैं बात करूं तो केंद्र और राज्यों का जो अंशदान है सहायता राशि को लेकर के अलग अलग प्राप्त होगा आपके पास, वो अलग चीज है। सामान्य क्षेत्रों के लिए कई जगह आप 60-40 और इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90-10 का पा लेते हो, संघ राज्य क्षेत्र में जाते हो तो 100% केंद्र सरकार देगी, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शौचालय की बात की जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है बेटा मेरे हिसाब से तो ये रॉन्ग है। इसलिए डी तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये उपरोक्त तो कोई नहीं वाला बोल रहा है, जबकि हमारे दो तो सही आए हैं। उसने असत्य बोला है, तो असत्य कौन सा आ जाएगा? बी। तो यू हैव टू गो विद द ऑप्शन बी, बी के साथ आप जाइएगा। ओके, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? है ना, रिप्लाई करिएगा भाई साहब। ठीक है, चलो ये मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ शायद विद्यार्थियों को। वीडियो स्क्रीन शायद हिलता डुलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या बेटा? अभी ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए यार, चलो यहाँ कमेंट करते जाइएगा सब। ये लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन क्या कह रहा है, पढ़िए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 में ODF प्लस, ये एक साथ पढ़ना ना, ODF प्लस। ODF प्लस कौन सा है बेटा? जो अभी हमने ODF की स्थिति देखे थे ना, उससे एक लेवल बेहतर स्थिति की बात करें। मतलब कि एक वह गांव जो खुले में शौच करना बंद कर चुका है, उसको आपने सर्टिफिकेट दिया ODF, खुले में शौच से मुक्ति। लेकिन अगर वही गांव ने उस खुले में शौच ना जाने की स्थिति को बनाए रखा और बेहतर तरल अपशिष्ट प्रबंधन लाया, बेहतर वहां पर बेटा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लाया, तो आप बोलोगे भैया ये ODF प्लस गांव है। समझ में आ रहा है? चलो फिलहाल प्रश्नों की ओर जाएं। प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 में ODF प्लस घोषित करने के क्या आधार हो सकते हैं? पहला, गांव के सभी घरों को कार्यशील शौचालय की सुविधा देना, तो भाई बिल्कुल बात सही है। सेकंड बोल रहा है 100 से अधिक घरों वाले गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसर। सर ये सामुदायिक स्वच्छता परिसर क्या? अरे भैया पब्लिक टॉयलेट की बात कर रहे हैं यार। अब पब्लिक टॉयलेट लिख देता तो आप बहुत आसानी से समझते, सामुदायिक स्वच्छता परिसर बोल दो तो आप सोचने में पड़ जाते हो। हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है। सी, गांव में प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण और एकत्रीकरण की प्रणाली, तो अभी तो मैंने बताया था ठोस जो कचरा होगा उसका बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन होना चाहिए। फिर कंफ्यूज क्यों होते हो? तो भैया तीनों ही सही है, किसके साथ जाओगे यार बताओ? मेरी जगह अगर आप होते तो आप किसको कंसिडर करते? डी को करते हैं ना, तो फिर कर लीजिए ना, क्यों इतना सोच रहे हो? चलो डी फॉर डॉग हो गया, अब ज्यादा ना सोचना भाई, हो तो गया, चलो बन गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए भाई, चलो यहाँ देखो।
मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को नाबार्ड से कितने प्रतिशत ऋण की पूर्ति की जाती है? अब मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत बेटा सड़क बनाई जा रही इत्यादि, और इसमें ही सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको मालूम है 80% जो है वो नाबार्ड के द्वारा दिया जा रहा है, 20% राज्य सरकार लगाती है। वैसे कई अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण में अगर जाते हो, भारत माफ करिए, हमारी राज्य छत्तीसगढ़ की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में अगर आप जाते हो तो उसमें यह दिया गया है कि 80% जो है वो नाबार्ड दे रहा है। हालांकि वहां पे एक स्टेटमेंट ये भी पूर्णतः पोषित नाबार्ड द्वारा, तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। चलो आगे का प्रश्न पढ़े, नेक्स्ट। ये लीजिए भाई, क्या कह रहे हैं यहाँ, देखो पढ़ो। मनरेगा योजना से संबंधित निम्न उद्देश्यों से कौन से कथन सत्य है? फिर से देखो, सत्य कथन की बात कर रहा है भाई, किसे? मनरेगा से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की बात चल रही है यहाँ पर। बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराना। तो बात तो बिल्कुल सही है, कम से कम 100 दिन देता ही है। विशेष परिस्थितियां आती है तो हमने देखा था 50 दिन को एक्स्ट्रा बढ़ा देता है ना, तो पहला सही है। सेकंड, उत्पादनकारी परिसंपत्तियों का सृजन करना। अभी उत्पादनकारी परिसंपत्तियां क्या है? अरे भैया, उत्पादनकारी परिसंपत्तियां कहने का मतलब होता है, इन इंग्लिश यू कैन कॉल्ड इट एज एसेट्स। मतलब कि आप वर्तमान में जो कार्य कर रहे हो उस कार्य का निष्कर्ष यह निकला कि आपके पास कुछ ऐसे संपत्तियों का निर्माण हो रहा है जो भविष्य में लिक्विडिटी के फॉर्म में आ सकता है, मतलब कि तरलता के रूप में, तरलता मतलब कि पैसों के रूप में, फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि अगर आपने कुआं बना दिया, आपने बेटा तालाब बना दिया, तो तालाब एक प्रकार का परिसंपत्ति, या किसी प्रकार के आपको पुलिया निर्माण करवा दिया गया तो परिसंपत्ति हुई ना, एसेट्स हुआ ना भारत सरकार का। फिर तो भैया ये सेकंड स्टेटमेंट भी तो सही है हमारे पास, कथन सत्य है, चुनने बोला है। तृतीय देखो, निर्धनों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना। भाई ये तो है ही ना उद्देश्य, तभी तो ग्रामीण विकास होगा। तभी तो आपने देखा होगा कि भाई ग्राम पंचायत में जो ग्रामवासी जाते हैं वो प्रायः कौन होते बेटा? निर्धन परिवार के लोग होंगे, 18 वर्ष से अधिक है तो अपना नामांकन करवाते हैं, जॉब कार्ड उनको मिलता है, उनको जॉब दिया जाता है, तो उनकी निर्धनता नहीं दूर होगी। फिर चलो चौथा पढ़ो, सक्रिय रूप से सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करना। अब सामाजिक समावेशिता क्यों बोल रहा है भाई? यहाँ कई विद्यार्थी ना यहीं पे कंफ्यूज होते हो, सर ये बात नहीं समझ में आई, बाकी सब समझ में आ गया। अरे सामाजिक समावेशिता, सोशल इंक्लूजन, जब आप वहां पे कार्य कर रहे हो बेटा तो आप वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में 18 वर्ष से अधिक के जितने वयस्क लोग हैं, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो ग्राम क्षेत्र है वहां पे जो निवासी है उनके सभी लोगों को आप ले रहे हो यार, जो इसके लिए पात्र है। पात्र लोग एक साथ कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है सामाजिक तौर पर उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे कहा गया सामाजिक समावेशिता, सोशल इंक्लूजन। चौथा भी सही है यार, चारों सही है। किसके साथ जाओगे बताओ ना? डी नहीं लोगे? कंसिडर कर लो, चलो डी फॉर डॉग हो गया, खुश, हैप्पी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 भाई, यहां देखो क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन से मनरेगा के सुदृढ़ीकरण के लिए की गई पहले हैं? मतलब कि मनरेगा के अंतर्गत भारत सरकार चाहती है कि वो और बेहतर सुदृढ़ हो सके, तो कौन कौन सी पहल हो सकती है? ए बी सी और डी आपके पास दिया गया है, चलो इसकी बात कर लें। ए बोल रहा है जियो मनरेगा। अब बेटा जियो मनरेगा भी सही है, क्यों? क्योंकि जियो मनरेगा में आपने देखा था कि मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा है उसमें अब उनके अक्षांशीय देशांतरी स्थितियों के आधार पर उनकी बेटा जो पोजीशन है उसे कैप्चर किया जाता है, समझ आ रहा है? उसे ही कहा गया जियो मनरेगा, एक प्रकार का काइंड ऑफ पोर्टल। और फिर आपके पास इसी से ही संबंधित बेटा एक मोबाइल एप्लीकेशन बाद में बना दिया गया जियो का, जियो मनरेगा से संबंधित, समझ में आ रहा है? क्यों? ताकि आप जो मनरेगा के अंतर्गत कार्य करवा रहे हो उन कार्यों का एग्जैक्ट पोजीशन पता चल सके। तो फोटोग्राफ भी अपलोड किया जाता है बेटा जियो मनरेगा। कैसे? 3 चरणों में यार, 3 चरण। पहला जो कार्य करने से पूर्व की स्थिति थी उस भौगोलिक स्थान पर, दूसरा अब आप कार्य कर रहे हो तो कैसा बदलाव आया है, और तीसरा कार्य संपूर्ण हो गया तो क्या इन सबका एक
डेटा स्टोर किया जाता है बेटा, उसे कहा गया जियो मनरेगा। तो बात बिल्कुल सही है पहला। दूसरा जलदूत, भाई जलदूत भी सही है। अब जलदूत में क्या करेगा, जलदूत में यह देखा जाता है कि ग्राम स्तर पर प्रायः, देखो अभी मानसून अब हमारे छत्तीसगढ़ में तो प्रवेश कर गया ना, पता ही है। तो मानसून के आने से पहले की स्थिति और मानसून के जाने के बाद की स्थिति, दो स्थिति, मतलब साल में 2 बार कम से कम 2 से 3 जो कुएं हैं बेटा उसको चिन्हित कर लिया जाएगा और वहां पे जल स्तर देखा जाता है, तो वो चेक किया जाता है, वो जलदूत हो गया। तीसरा बोल रहा है युक्त धारा। युक्त धारा जो है बेटा ये भी मनरेगा से संबंधित ही, यहां पर आपके पास रिमोट सेंसिंग वाला कार्य दिखाई देगा बेटा, जो उन कार्यों के आंकड़े हमें उपलब्ध कराता है, युक्त धारा। तो तीनों ही सही है, तो आप किसके साथ जाओगे, डी फॉर डॉग, उपरोक्त सभी, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन टू सेलेक्ट, गो विद डी। ओके चलो बड़े बेटा आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट चलो भाई, ज्यादा नहीं सोचना। यहां देखो, आहा जियो मनरेगा से ही संबंधित प्रश्न आ गया ना, देख लेते हैं। चलो जियो मनरेगा के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही है बोल रहा है ना, कथन सही है, पढ़ा जाए। 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला बोल रहा है इसमें मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग, अभी तो बताया भैया जियो टैगिंग मतलब कि जो भी आपने परिसंपत्ति का निर्माण किया है उसमें हम देखते हैं कार्य करने से पूर्व की स्थिति कैसी थी, खिंचिक फोटो खींच लिए, कार्य करते वक्त दौरान कैसे खिंचिक फोटो खींच लिए जो उसका अक्षांशीय देशांतरी स्थिति दे रहे हैं, और कार्य कंप्लीट हो गया फिर खिंचिक फोटो खींच लिए, तो आपका डिजिटल रिकॉर्ड आ गया बेटा, नहीं हो गया जी जियो टैगिंग कंप्लीट। तो ये तो 3 चरण हुआ ना जी, एक कार्य करने से पहले की स्थिति, एक कार्य के दौरान और एक कार्य के बाद 3, और जबकि दूसरा क्या हो रहा है, कार्यों की जियो टैगिंग में 2 चरण होते हैं। तो भाई ये तो स्टेटमेंट गलत बोल दिया, मैं तो अभी आपको 3 चरण एक्सप्लेन करके दिया हूं, तो आप क्यों 2 के साथ जाओगे, चाहे आप 1 के साथ जाओगे, तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बताओ, ए फॉर एप्पल दिखाई दे रहा है ना, तो केवल 1 को सिलेक्ट करो ना, ज्यादा क्यों सोचना। हो गया बच्चों, कमेंट कर रहिएगा भाई, कमेंट करके तो आप बताओगे यार, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। अगर दिलचस्प लगे ना मेरे पढ़ाने का तरीका और आपको याद कराने का, तो कमेंट करिएगा, मैं तुरंत बेटा आपके लिए कल ही ले आऊंगा आजीविका को लेकर के बेहतरीन प्रश्न लेकर के आ जाऊंगा, ये संभावनाएं होगी जिसकी पूछने की। और वैसे भी जब एक्सप्लेन किया, भले ही प्रश्न 30 है लेकिन जब इसका एक्सप्लेनेशन मिल रहा है तो बहुत से इससे संबंधित प्रश्न हल हो जाते हैं बेटा, इस बात को याद रखेंगे, है ना। चलो आगे के प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये लीजिए। चलो यहां देखो, जलदूत ऐप के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही है कथन बोल रहा है ना, तो सही है कथन को फिर से हाईलाइट कर लो आप। 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला बोल रहा है इस ऐप का शुभारंभ 27 सितंबर 2022 को हुआ, किसका, जलदूत का, 27 सितंबर 2022। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ज्यादा नहीं सोचना, चलो क्लिक कर लो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इसका उद्देश्य मानसून पूर्व मानसून के बाद 2 से 3 चयनित कुओं के माध्यम से ग्राम पंचायत के जल स्तर को मापना। तो भाई ये भी स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो किसके साथ जाओगे, ए के साथ नहीं जाओगे, केवल 1 बोल रहा है, बी के साथ नहीं जाओगे, केवल 2 बोल रहा है, सी के साथ जाओगे, 1 व 2 दोनों बोल रहा है। चले जाओ ना सी के साथ, क्या गड़बड़ी है, हो गया इतना। चलो आगे बढ़ लेते हैं बेटा, एक्टिव रहो यार, मस्त एकदम झमाझम। आप लोग एक्टिव रहोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम के लिए, समझिए। कंपटीशन एग्जामिनेशन नीड्स योर एक्टिवनेस, आप जितने एक्टिव रहोगे ना उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, एक्टिव रहो बेटा। और ये एक्टिवनेस ना आप कमेंट में भी करो, आपके क्रांति सर आपको कैसे पढ़ा रहे हैं इतना तो जान लो ना, आई एम योर क्रांति सर। ओके चलिए, प्रोजेक्ट उन्नति के संबंध में कौन सा कथन सही है, अरे भैया फिर से कथन सही है बोल रहा है ना, यहाँ देखिए कथन सही है। चलो यहाँ देख लेते क्या बोल रहा है, प्रोजेक्ट उन्नति। अब यहाँ देखो भाई, पहला बोल रहा है इसकी शुरुआत दिसंबर 2019, देखो भैया कब कौन सा प्रोजेक्ट चालू किया सबका ना, आप प्रारंभ होने के दिनांक को रट ही लीजिएगा, जैसे इससे पहले 2022 वाला मैंने बताया था, है ना। तो ये दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई, जो कि एक कौशल विकास परियोजना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा। अब बात किया जाए कि सर प्रोजेक्ट उन्नति लाया क्यों गया, अरे प्रोजेक्ट उन्नति लाने का कारण ही यही है जो दूसरा कह रहा है, क्या बोल रहा है कि मनरेगा श्रमिकों की आजीविका में सुधार करना।
और इस तरीके से हम आजीविका में सुधार करेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में वो भले ही आज मनरेगा के अंतर्गत कार्य करें, मगर हम उनके कौशल विकास इस तरीके से कर दें कि भविष्य में वो अपना रोजगार स्वयं उत्पन्न करें। समझे? इससे क्या होगा, मनरेगा पे जो भार पड़ रहा है वो भी कम होगा ना भाई। और दूसरी चीज, इनकी आजीविका जो महज 100 दिन से 50 दिनों तक का था, मतलब कि 150 दिनों तक का, वो बढ़ जाएगा ना। आप साल भर जॉब ले लोगे, खुद से आप काम कर लोगे, खुद से आप अपने स्थिति को बेहतर करोगे, आप आय का सृजन करोगे। इसलिए तो बेटा यहाँ पे कहा गया है इसका लक्ष्य मनरेगा श्रमिकों की आजीविका में सुधार कर वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार दिलवाना। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। विच ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट? ऑप्शन सी, एक व दो दोनों ही आप सेलेक्ट करोगे बच्चों। ठीक है, ठीक है भाई, एक और दो दोनों सेलेक्ट करना है। चलो हो गया, आगे बढ़े। हाँ, कुछ तो कहते नहीं हो बेटा, रिप्लाई भी तो किया करो, कमेंट कर दिया करो ना। कमेंट करोगे तो उससे सारी चीजें क्लियर होती। चलो यहाँ देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्न में कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य घटक एवं उप योजनाएं हैं? मुख्य घटक मीन्स व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, और उप योजना मतलब सब स्कीम। चलो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। पहला बोल रहा है सामुदायिक निवेश निधि। भाई बिल्कुल बात सही है, सामुदायिक निवेश निधि तो है ही ना। अरे कैसे भूल जा रहे हो बेटा, याद करो। जब आप याद कर रहे थे दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो क्या उसमें नहीं पढ़ाया गया आप लोगों को कि भाई आप जो महिला स्व सहायता समूह बना रहे हो, उनको आप आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए, गरीबी उन्मूलन, एक मान लीजिए उनकी गरीबी दूर करने के लिए, ताकि आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके, वो कुछ कार्य कर सके, आप सामुदायिक तौर पर उनको फंड दे रहे थे। क्या था बेटा वो? सामुदायिक निवेश निधि नहीं था यार, फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। कैसे भूल जाते हो? तो पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा, बताओ आप ही मुझे। होगा ना, फिर भूलते क्यों भाई? हाँ, सेकंड देखो, SHG बैंक लिंकेज। अब ये SHG क्या है? अरे कई विद्यार्थी यही कंफ्यूज, अरे भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप अंग्रेजी में लिख दिया, स्व सहायता समूह। और जो स्व सहायता समूह होता है बेटा, उनको एक बेहतर ऋण मुहैया हो सके, इसलिए आप बैंकों के साथ उनका कनेक्शन करते हो। इसलिए तो हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था बैंक सखी का, याद करिए, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। जो जहां बैंक नहीं पहुंच पाती थी, वहां पर बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और इन SHG को हेल्प करने के लिए खाता खोलना, खाते से पैसा निकालना, पैसा उसमें फिर से आप फीड करते हो इत्यादि, ये सब कौन सिखाता था? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंक सखी। कैसे भूल जा रहे हो यार? हाँ, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही नहीं आएगा, बताओ, बड़ा घबराते हो। तीसरा, कृषि और गैर कृषि आजीविकाएं। अब बेटा याद करो, कृषि और गैर कृषि आजीविकाएं बोलूं तो ये भी दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत आता था। कैसे? अरे भैया जब हमने कृषि पढ़ा था, कृषि कृषि जब आपको पढ़ाया जा रहा था, तब आपने सुना होगा बेटा कि कृषि संबंधी जो उपकरण होते हैं उन्हें सस्ते दरों से मिल सके, इसलिए हायरिंग सेंटर ओपन किया गया था, कस्टम हायरिंग सेंटर। कैसे भूल जा रहे हो यार, बताइए बेटा, नहीं किया गया था? दूसरा, अगर मैं बात करूं कृषि संबंधी, तो आपने देखा था उनके कौशल का विकास किया जा रहा है ताकि उनकी आजीविका बेहतर हो सके। गैर कृषि संबंधित में हमने क्या देखा था बेटा? गैर कृषि संबंधित भी उनको प्रशिक्षण दिए जा रहे कई ऐसे कार्यों पर लेकर के। तो भाई आपका तृतीय भी तो बिल्कुल सही है यार, क्लस्टर लेवल पे गैर कृषि के कार्य किए जा रहे थे, याद करिए। इंक्यूबेशन सेंटर, अरे कैसे भूल जा रहे हो यार? हाँ, तीसरा, तो तीसरा भी सही है। तो ये तीनों के तीनों तो इसके फैक्टर है बेटा, फैक्टर है, जिसे आप हिंदी में मुख्य घटक कहते हो, फैक्टर है। और चौथा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये इसकी उप योजना है बेटा, जहाँ पे महिलाओं में के कौशल विकास किया जाता है बेटा, ताकि वो कार्यों का स्वयं के लिए, अपने धन कमाने के लिए, आय अर्जन करने के लिए उन्हें सशक्त कर दिया जाता है। वही है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। अब कैसा? तो भैया उनको ना मॉनसून से प्री पोस्ट हार्वेस्ट और प्री हार्वेस्ट, मतलब कि फसलों की कटाई से पूर्व और कटाई के बाद की स्थिति, ये सब में उनको प्रशिक्षण दिया जाता था यार। पढ़े तो हो आप लोग, भूलते रहते हो बस। तो चौथा भी आपका सही है। किसके साथ जाओगे? एक ऐसा विकल्प जो 1 2 3 और 4 जाए, तो कोई एक विकल्प दिख रहा है यार? देखो ना, सी तो दिख रहा है यहाँ पर,
1 2 3 और 4 बोल रहा है तो सी को ले लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखो सी 1 2 3 और 4 हो गया। अरे भाई मुस्कुराओ यार, मुस्कुराइए, मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ाई करिए भैया। चलो ये लीजिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखो। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना से संबंधित कौन से कथन असत्य है? असत्य है बोल रहा भैया। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना। अब वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र मतलब कि समझ में आ रहा है ना, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं नक्सलाइट बेल्ट की अगर बात कर दूं तो वहां पर आपको पता ही है बेटा, वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट फ्री गृह मंत्रालय ने बोल दिया है भाई, बोल दिया। वैसे तो उन्होंने मार्च 2026 तक का समय सीमा दिया था, लेकिन घोषित कर दिया गया ना कि अब जो है हम लोग नक्सलाइट बेल्ट से बिल्कुल फ्री है। इसलिए जो करोड़ों का जो हमें केंद्र सरकार से पैसे मिलते थे अभी फिलहाल उसे रोक दिया गया। ये तो आप लोग आए दिन आप पढ़ ही रहे होंगे है ना, काफी महत्वपूर्ण है, ये चर्चा चल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कर्रे गुट्टा पहाड़ जो इधर बीजापुर इधर की सीमाओं में था, जहाँ पे हमारे जवानों ने जाकर के जीत हासिल कर ली, वो आज उसके अंदर कर लिया गया है ना। और नक्सली के जो कमांडर थे राजू करके, आपने नाम सुना होगा, उन्हें उनकी डेथ हो गई, मतलब उन्हें मार दिया गया है। ये तो एरिया आपने सब सुना होगा ना बेटा, ये इस एरिया का न्यूज, ठीक है, तो काफी चर्चा में है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को ला लिया। तो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो पहला बेटा, ये वर्ष 2016 में 9 राज्यों में शुरू किया गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वर्ष 2016 में 9 राज्यों में शुरुआत किया गया। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? 9 राज्य बोलूंगा ना तो आप ऐसा याद करो, छत्तीसगढ़ हो गया, हाँ ये हमारा छत्तीसगढ़ जी। अब छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड कौन है ऊपर? यूपी। यूपी के बाद यहाँ मिल जाएगा आपके पास झारखंड, ये मिल जाएगा उड़ीसा, यहाँ मिल गया आंध्र प्रदेश, यहाँ मिल गया तेलंगाना, ये कंसिडर कर लो महाराष्ट्र, फिर आप यहाँ कर लो एमपी। अब गिनो कितने हो गए? 8 हो गए होंगे, देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 और एक छत्तीसगढ़ 8, और यहाँ का एक ले लो बेटा बिहार। ये 9 राज्य जो है यहाँ पे शुरुआत किया गया था। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है देवियों सज्जनों। बी पढ़ा जाए, बी बोल रहा है इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। अब भैया ये भी तो स्टेटमेंट सही है यार, सामाजिक आर्थिक विकास कैसे नहीं होगा यार, आप मुझे बताओ। अगर वामपंथी वाला क्षेत्र है जहां पे उग्रवाद हो रहा है, वहां अगर आप बेहतर सड़क बना दोगे तो जो हमारे सुरक्षा बल है उनको भी तो सहायता प्रदान होगा अपना कार्य करने के लिए, पहला चीज। दूसरा, जब पक्की सड़क हो जाएगी तो बुनियादी आवश्यकताओं की चीजें आप वहां मुहैया करवा सकते हो, तो कैसे सामाजिक आर्थिक विकास नहीं होगा यार? 100% होगा। तो दोनों सही है। किसके साथ जाओगे? सी फॉर कैट, ए व बी दोनों जाओ ना, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न दे रहा हूं, देखो तो आप लो, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो इसे, पढ़िए भाई क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। पढ़ लिए? हाँ चलो यहाँ देखो, पढ़ लियो तो, अरे रिप्लाई किया करो। पीएम जनमन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ देखो बेटा, असत्य कथन बोल रहा है, कौन सा कथन असत्य है ना प्यारे बच्चों। चलो देखो, पीएम जनमन, अब सब पीएम जनमन क्या है? अरे पीएम मतलब प्रधानमंत्री, जनमन मतलब जनजातीय जो समुदाय के लोग हैं बेटा, उनसे संबंधित है ये, क्लियर हुआ? अब उनको न्याय समाधान, मतलब कि फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म हमें मिलेगा, जनमन का। हो गया इतना क्लियर? चलो अब कौन सा कथन असत्य है? तो पहला बोल रहा है इसकी शुरुआत 2023 में की गई, भाई ये बात बिल्कुल सही है, शुरुआत 2023 में की गई। सेकंड बोल रहा है इसका उद्देश्य है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, बिल्कुल सही है भैया, सुधार करना चाहता है ये पीएम जनमन। तृतीय बोल रहा है 250+ आबादी वाली बसावटों में 12 मासी सड़क संपर्क स्थापित करना। तो भैया 250+ नहीं है, ये इनके लिए बेटा 100+ है, ये याद रखना मिनिमम। क्योंकि आपको मालूम है जब आप
अति से पिछड़े जनजाति समूह की ओर जाओगे तो भैया वहां आबादी कम मिलेगी ना, छठे छठे लोग रहते हैं, तो 250 प्लस नहीं 100 प्लस। तो तीसरा भी जो है बेटा वो आपका सही है। ए सॉरी वो तो रॉन्ग है यार, ये रॉन्ग है। चुनने क्या बोला था? असत्य। किसके साथ जाओगे? सी कैट, केवल 3, है ना? रॉन्ग ही तो लेना था, ले लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लो, ये लीजिए। क्या कह रहा है देखो, निम्न में कौन सी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेषता है? पढ़ ले। पहला बोल रहा है विकेंद्रीकृत आय योजना। अरे भैया ये तो है यार, ये इसकी विशेषता है, विकेंद्रीकृत आय योजना। विकेंद्रीकृत आय योजना इसलिए बेटा क्योंकि आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन हो रहा है तो इसमें भागीदारी कौन कौन है यार? इनकी भागीदारी आप देखिए ना, एक तो आपके पास ग्रामीण स्तर पे मिल जाएगा बेटा, पंचायत स्तर के लोग, मतलब कि आप उसे ले सकते हो ग्रामीण भाई वहां पे दिखेंगे पंचायत स्तर के, जिसे आप कहोगे बेटा कैसे समझाओ, हाँ ठीक है, पंचायत स्तर के लोग, एक ये ले लीजिए। दूसरा भागीदारी आपके पास दिखाई देता है जो विधानसभा सदस्य, उनकी भागीदारी दिखाई दे रहा है भाई, सांसद सदस्य उनकी भागीदारी इन सब में दिखाई देता है, इसलिए तो आप कह सकते हो यार, क्या कह सकते हो कि यहाँ ये कैसी है, विकेंद्रीकृत आयोजना है। सेकंड अगर बोलो तो ई प्रोक्योरमेंट। ई प्रोक्योरमेंट ये इंग्लिश शब्द बेटा, इसको हिंदी में प्रापण प्रक्रिया भी कहते हैं, प्रापण प्रक्रिया, वहां कंफ्यूज नहीं होना अगर हिंदी में लिख दे तो। प्रापण प्रक्रिया, प्रापण प्रक्रिया या ई प्रोक्योरमेंट का मतलब ये है बेटा कि ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें अगर बनानी है तो उसको ठेकेदारी देनी होगी, तो ठेकेदारी ऑनलाइन टेंडरिंग दी जाती है, ये ई प्रोक्योरमेंट, ताकि वहां पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। तो सेकंड भी सही है बी। तीसरा त्रिस्तरीय गुणवत्ता आश्वासन, भाई बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एक तो जिला स्तर पर होता है, दूसरा होता है राज्य स्तर पर, और तीसरा होता है राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए त्रिस्तरीय गुणवत्ता आश्वासन दिया जाता है इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। तो सी भी सही है, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। आंसर विल बी फोर्थ, उपरोक्त सभी। ओके चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई, ये लीजिए यहां देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी से संबंधित कौन से कथन असत्य है? असत्य है, कौन से कथन असत्य है देखा जाए। चलो भैया, किसकी बात चल रही है? राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी। पहला, स्थापना 14 जनवरी 2002 को किया गया, भाई बिल्कुल बात सही है। अब यहां देखो बेटा, यह ना केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित है बेटा, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी। तो इसका कार्य क्या है? अरे यार इसका कार्य ये है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं होती ना उसमें ये अपने नोडल मंत्रालय जो है, कौन है नोडल मंत्रालय? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो उस ग्रामीण विकास मंत्रालय को ये सहायता प्रदान करता है बेटा। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे योजना मैंने ले लिया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब में ये तकनीकी सहायता प्रदान करेगा बेटा। किसे? तो अपने ही नोडल मंत्रालय को, ग्रामीण विकास मंत्रालय को, इसलिए इसका ये यहाँ पर गठन किया गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, देख लीजिए आप, तीनों ही सही है। अब तीनों ही सही है तो किसके साथ जाओगे भैया? ए नहीं ले सकते, बी नहीं ले सकते, सी नहीं ले सकते, तो कौन सा लोगे? देखो आप, डी आपके पास दिखाई दे रहा है, उपरोक्त सभी। हाँ सॉरी, अपने को तो असत्य चुनना था ना, क्या चुनना था? यहां देखो बेटा, एक मिनट, हाँ यहां देखिए, हमें किसकी बात करनी थी? हमें बोला असत्य, तो असत्य कौन सा है यार? तीनों तो सही है, हमको तो असत्य चुनना है, तो किसको लोगे? उपरोक्त में से कोई नहीं भैया, कोई असत्य नहीं, सभी सत्य है। ठीक, चलो नेक्स्ट, ये लीजिए प्रश्न, क्या कह रहे हैं यहां देखो, पढ़ो। प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना की मुख्य विशेषताएं। अब 4 यहां पर बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु क्या बोल रहा है? आवास न्यूनतम यूनिट साइज 25 वर्ग मीटर। तो भैया ये बात बिल्कुल सही है, वर्तमान
स्थिति में बता रहा हूँ 25 वर्ग मीटर है, पहले ये 20 था, पहले 20 था, 25 हो गया, ये याद रखना बेटा। 25 वर्ग मीटर में आपको घर बना के दे दिया जाएगा। सेकंड बोल रहा है मैदानी इलाकों में यूनिट सहायता राशि 1.20 लाख रुपए है वो रहा है। मैदानी इलाका मतलब कि जो सामान्य क्षेत्र होता है वहां पे अगर घर निर्माण होगा तो 1,20,000 दिया जाएगा, तो बिल्कुल बात सही है, सही है, सही है, सही है। तीसरा, लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर की गई, तो ये भी बात सही है बेटा। चौथा क्या कह रहे हैं यहाँ देखो, चौथा बोल रहे हैं ग्रामीण राजमिस्त्री के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी के अंतर्गत रखा गया, तो भाई ये भी सही है। क्यों सही है? देखो पहली बात तो जब ग्रामीण स्तर के ही राजमिस्त्रियों को आप प्रशिक्षण दोगे, मतलब कि ग्रामीण स्तर पर ही आप आय का सृजन करके दे रहे हो वहां के लोकल लोगों को। दूसरा, स्थानीय तौर पर बेटा हमको टेक्निकल लोग मिल जाएंगे अब वो। और तीसरा यह है कि स्थानीय तौर पर जब हमको ये राजमिस्त्री मिल जाते हैं तो उस स्थानीय आधार पर ही प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध झेलने के लिए एक बेहतर आवाज बना सके, इसलिए इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है बेटा, तो ये भी सही है सही। तो चारों सही है यार। हमको बोला कौन सा कथन सत्य है, तो किसके साथ जाओगे आप ही बताओ। ए तो नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, चलो डी देख लेते हैं। डी आ रहा है क्या? 1 2 3 4 आना चाहिए तब लेंगे उसे। चलो यहाँ देखो डी दिया गया, 1 2 3 4 ले लीजिए, डी विल बी योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कौन से कथन असत्य है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कौन से कथन असत्य है? असत्य। चलो भैया ABCD दिया गया। पहला बोल रहा है पहाड़ी ऑब्लिक दुर्गम क्षेत्र में सहायता राशि 1.20 लाख। अरे भैया अभी तो मैंने बताया अगर सामान्य क्षेत्र है, मैदानी इलाका है, तो वहां 1,20,000 देता है, दुर्गम क्षेत्र में तो 1,30,000 देता है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया भाई। फिर बोल रहा है दुर्गम क्षेत्रों में 90 दिनों का श्रम दिवस। श्रम दिवस क्या है? श्रम दिवस मतलब वो जो वर्किंग डेज होता है ना, जितने दिन आप कार्य कर सको उसकी बात चल रही। तो 90 नहीं है बेटा, ये 95 है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो किसके साथ जाओगे? सी ऑप्शन देखो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। क्या बोल रहा है? ए और बी दोनों। तो चलो सी को सेलेक्ट कर लो, ए और बी हो गया, मिल गई खुशी। चलो कमेंट कर दो जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, करिए कमेंट फास्ट। चलिए यहाँ देखिए 28 क्या बोल रहा है, निम्न में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आईटी पहले। अब बेटा ये आईटी क्या है? अरे भैया वही जो आप सोच रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अरे सूचना प्रौद्योगिकी, वही है भाई, वही है। चलो क्या कह रहा है, निम्न में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी कौन कौन सी पहले हैं? A, B, C और D, 4 विकल्प दिए गए। मैं हर एक विकल्प को आपको बताता चलता हूं। पहला बोल रहा है अभिलेखीय नीति। अब भैया ये अभिलेखीय नीति बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईटी का हेल्प लिया गया। कैसे? जो आपके पास रिकॉर्ड्स रहेंगे, किससे संबंधित रिकॉर्ड्स रहेगा भैया? आपके पास जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो आपने क्रियान्वयन किया उससे संबंधित आपके पास जितने भी अभिलेख या रिकॉर्ड्स आएंगे उन सबको डिजिटली आप सेव करोगे बेटा, तो इससे उनमें एक एकरूपता आएगी, उसे ही कहा गया अभिलेखीय नीति। तो बिल्कुल बात सही है पहला। दूसरा भूमिहीन मॉड्यूल। अब भूमिहीन मॉड्यूल भी सही है बेटा। क्यों? क्योंकि ऐसे श्रमिक, ऐसे मजदूर जिनका अपना घर नहीं है, वो शारीरिक श्रम पर निर्भर होकर के कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए जो हम आवास दिलवाएंगे, भूमि संबंधी जो उनको सहायता दी जाएगी, उन सबको बेटा डिजिटल रिकॉर्ड बना करके रखा जाएगा, तो भूमिहीन मॉड्यूल भी इसके अंतर्गत आएगा। तीसरा ई टिकटिंग। अब ई टिकटिंग क्या है? ई टिकटिंग ये है बेटा कि अगर आपके पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई शिकायत करोगे तो आप ऑनलाइन माध्यम से शिकायत कर सकते हो, उसमें टोकन नंबर जारी होगा, उसको ई टिकटिंग कहते हैं। तो ये शिकायत के लिए ई टिकटिंग, तो ये भी सही है। तो अब आप किसको लोगे? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर हुआ? आंसर विल बी व्हाट? उपरोक्त सभी। हो गया ना? मिल गई खुशी। चलो आगे बढ़ा जाए। यहां देखो भैया 29 क्या बोल रहा है, यहां देखिए प्रश्न कह रहा है कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित सूचना का मांग कर सकता है। क्या क्या मांग सकता है? पहला ऑप्शन बोल रहा है कृति। कृति मतलब होता है बेटा वर्क, तो बात बिल्कुल सही, वर्क से संबंधित, तो पहला स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट सही।
सेकंड बोल रहा है प्रमाणित प्रतिलिपि। प्रमाणित प्रतिलिपि मतलब कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स था, उस डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपियां होंगी वो मांगना, तो बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रमाणित नमूना। प्रमाणित नमूना मतलब सर्टिफाइड सैंपल। सर्टिफाइड सैंपल आप किसका मांगते हो? किसी प्रकार के कोई सामग्री का सर्टिफाइड सैंपल आप मांग सकते हो बेटा। तो तीनों ही सही है ना यार, 1 2 3 देखो कहाँ 1 2 3 दिया गया है, ए फॉर एप्पल में दिया है। चलो सेट कर लो, कौन सा देरी हो गया यार, आसान था ना। चलो बेटा अब हम पढ़ रहे हैं हमारे आज के अंतिम सवाल की ओर। आजीविका से संबंधित भैया मैंने आपके पास संभावित प्रश्न ले आया है। अब अगर माफ करिए, ग्रामीण विकास को लेकर के, अब अगर आपको आजीविका से संबंधित अगर प्रश्न चाहिए ना, जिसमें कि मैं भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं की मैं बात कर दूं, उनके द्वारा जो अभी वर्तमान में आपके पास आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है उसके आंकड़े ला करके दूं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पीआईबी या फिर डीपीआरसीजी से संबंधित आंकड़ों को लेते हुए आपको अपडेट कर दूं, या फिर आप चाहते हो किसी प्रकार का जो एनुअल प्लान है उसको लेकर के बात करूं, या ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर आपको आंकड़े दूं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा बेटा। आपके लिए फिर मैं आजीविका संबंधित ऐसे ही 30 प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न लेकर के आ जाऊंगा, है ना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ये लीजिए भैया अगला प्रश्न क्या बोल रहा है और आज का अंतिम है। अंतिम प्रश्न ये कह रहा है सूचना का अधिकार के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी निम्न में से हो सकता है। सक्षम प्राधिकारी बोल रहा है बेटा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक, चलो सक्षम प्राधिकारी। अब आपके पास ए बी सी और डी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला बोल रहा है लोकसभा का अध्यक्ष, तो भाई बिल्कुल बात सही है, चाहे लोकसभा हो और अगर इसके स्थान पर विधानसभा अध्यक्ष लिखे रहता तो वो भी सही होता। दूसरा बोल रहा है राज्यसभा का सभापति, ये भी सही है बेटा, या तो राज्यसभा का सभापति, और राज्यसभा सभापति नहीं लिखे रहता तो विधान परिषद का अगर सभापति या चेयरमैन भी लिखे रहता तो वो भी सही होता। सी बोल रहा है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो ये ऑप्शन भी सही है, अगर ये ना लिखता तो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बोलता बेटा, तो वो भी सही होते। वैसे ही अगर ये बोल देता कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत जिसको भी अधिकारी बनाया जाएगा वही सक्षम प्राधिकारी होगा, तो वो भी सही होता। ये भी आप याद रखना बेटा, समझ में आ रहा है। तो ये तीनों सही है, तो आप किसके साथ जाओगे? आप जाओगे उपरोक्त सभी। इट इज योर आंसर। इज दिस क्लियर माय डियर? चलो, तो ये था ग्रामीण विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आया बेटा, जिसकी संभावनाएं हो सकती है आने की। तो आप मुझे कमेंट जल्द से जल्द करेंगे कि आपके क्रांति सर दोबारा आपके पास ऐसे ही अब कल पुनः प्रश्नों को लेकर के आए, आजीविका को लेकर के, या नहीं। ओके, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, चलता हूं मैं, कहता हूं अंत में जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोबारा मिलेंगे बेटा, बाय बाय। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।